So previous class we have seen the concepts of Lenz law. क्या बेसिक्स था कि if the induced EMF in a conductor is capable of driving a current, the current will circulate in such a way that it will oppose all the causes responsible behind its induction. जिस जिस कारण से वो करंट हुआ है वो सारे कारण को अपोज करेगा. तो आज हम लोग एक टिपिकल एग्जाम्पल लेंगे. उस एग्जाम्पल को बुक में आता है, आपका बोर्ड में भी आता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना. सीबीएसई वालों का बोर्ड में आता है. केस क्या है? ए मैग्नेट approaching towards a ring, conducting ring along its axis. तो सपोजिंग हम कहेंगे कि हमारे पास एक मैग्नेट है जो ऐसा है और इस मैग्नेट में आप जानते हो कि द लाइन्स ऑफ फ्लक्स कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. अभी हम लोग परमानेंट मैग्नेट चैप्टर पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे उसको मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में. से द लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोइंग लाइक दिस. These are the different flux coming out. इसका मतलब हुआ ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल. यहाँ पर फ्लक्स घुस रहे होंगे, ऐसे ऐसे फ्लक्स घुस रहे होंगे, है ना. थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना. सपोज ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं लेता हूँ किधर? टूवर्ड्स ए रिंग. हियर इज ए रिंग. यहाँ पे कोई एक रिंग है. अगर ये मैग्नेट को along द रिंग में मूव करवाने की कोशिश करूंगा, along द एक्सिस टुवर्ड्स द रिंग, नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग. व्हाट यू सी? नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग. पहले रिंग के अंदर से थोड़ा सा कुछ फ्लक्स जा रहा था. जैसे जैसे मैं पास लेने लगा इसको, और ज्यादा फ्लक्स जाने लगा. सो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द रिंग. सो देयर विल बी ईएमएफ, एंड बिकॉज ऑफ ईएमएफ देयर विल बी ए करंट. हाउ विल बी द करंट? Using Lenz's law. तो as north pole approaches ring, bit number 1, the inward flux as seen from north pole, as seen from north pole, increases. अगर यहां से देखेंगे नॉर्थ पोल से लगेगा कि इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. इंड्यूस्ड करेंट will oppose this by producing induced current. इसको अपोज करेगा क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है, तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा. ये जो करंट होगा बाय लेंजस लॉ विल अपोज करेगा. तो कैसे अपोज करेगा? इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल से देख रहे हैं कि इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है. इट विल अपोज दिस बाय प्रोड्यूसिंग इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स. रिंग के अंदर इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, जो करंट सर्कुलेट होगा वो अपोज करेगा किसको? कॉज को. कॉज क्या है? फ्लक्स बढ़ रहा है, इसलिए ईएमएफ हो रहा है, ईएमएफ के चलते करंट हो रहा है. करंट विल अपोज इट. द करंट विल अपोज द इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स. सो करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? बाय प्रोड्यूसिंग आउटवर्ड फ्लक्स, बाय प्रोड्यूसिंग आउटवर्ड फ्लक्स. दूसरा, as advance of north pole
advance of North Pole is also a cause of induction, a cause of induction. The induced current tries to push it back. कैसे पुश करेगा? कोई नॉर्थ पोल आपकी तरफ आ रहा है, उसको पुश करना है तो यू शो अनदर नॉर्थ पोल। अगर अनदर नॉर्थ पोल दिखाओगे तो पुश हो जाएगा बाय डेवलपिंग ए नॉर्थ पोल। अब सोचो, if you see from the as viewed from the north pole, viewed from north pole, अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पर कोई एक रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ पोल को पास लाया जा रहा है, नॉर्थ पोल फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है। ये रिंग इस फेस में नॉर्थ पोल बना के नॉर्थ पोल का एडवांस को रोकेगा और इनवर्ट फ्लक्स जा रहा है, बढ़ रहा है, उसको अपोज करेगा बाय डेवलपिंग आउटवर्ड फ्लक्स। दोनों तरीके को सेटिस्फाई करने के लिए सोचो कि यहाँ पर करंट ऐसा होगा कि वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो द फ्लक्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट विल बी इनवर्ड व्हिच विल नॉट बी अपोजिंग। अपोज करने के लिए करंट को कैसे होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। दूसरा, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल को रोकने की कोशिश करेगा by developing a north pole. This face will behave as a north pole. कोई लूप का किसी एक फेस नॉर्थ पोल कब बिहेव करता है? when the current is anti clockwise. समझ में आया कि नहीं? और जब करंट क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल बिहेव करता है। तो क्या लिखेंगे? satisfying both of above conditions, both of above requirements, the current in loop has to be anti-clockwise. Current in the loop has to be anti-clockwise. So they will ask you state Lenge's law, explain with a case illuminating the effect when a north pole approaches the ring, conducting ring। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। 2 मार्क वाला क्वेश्चन एक बार आया तो लेंजेस लॉ से पता चला कि ये करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे लिखना पड़ता है। दिस पर्टिकुलर जो आर्टिकल हम लोग भी डिस्कशन किए वो इतना इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभार ये सीधा ऐसे नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन इलस्ट्रेटिव वे में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी हम लोग जो डिस्कशन किए थोड़ा सा उसको हम ऐसा लिखना चाहेंगे कि अगर नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो करंट कैसा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन नॉर्थ पोल अप्रोचेस एन एंटी क्लॉकवाइज करंट इज फॉर्म। इसको याद रखो, क्या है ये? नान सबको याद रहेगा। व्हेन द नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग एंटी क्लॉकवाइज करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। अब अगर ये याद रहेगा बाकी सारा आप बता सकते हो। सपोज कोई साउथ पोल अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर कोई साउथ पोल रिंग से दूर जाने लगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। नॉर्थ पोल रिंग से दूर जाने लगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो चारों कंडीशन आपको इसमें याद रखना चाहिए। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दैट। A magnet is held along the axis of a conducting ring. The south pole of the magnet moves away from the ring. What is the type of current or what is the direction of current in the ring as seen from the north pole or as seen from the magnet? साउथ पोल का दूर जाना नॉर्थ पोल का पास आना बराबर है, नॉर्थ पोल का दूर जाना साउथ पोल का पास आना बराबर है। समझ में आया क्या? और ये जो करंट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए हमें ऑब्जर्वर का पोजीशन फिक्स करना जरूरी है। कोई एक रिंग में करंट फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? मेरे को दिखेगा क्लॉकवाइज तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज।
तो ऑब्जर्वर कहाँ है, एज सीन फ्रॉम दी मैग्नेट और एज सीन फ्रॉम दी पोल, ऐसे करके बोलना जरूरी है। कीपिंग दैट इन माइंड, ये क्वेश्चन ऑल्सो आया है आपके एग्जाम में। ऐसा है कोई एक रिंग, सॉरी, और हम क्या करते हैं, किसी एक मैग्नेट को इसके अंदर से हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। आई अलाउ दिस मैग्नेट टू फॉल, तो ये मैग्नेट ऐसा है, ठीक है, और मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड द मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल। जब ये मैग्नेट गिरेगा थ्रू द रिंग, पूछा गया है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग, ऐसे करके पूछेगा। सो हियर यू सी दैट द मैग्नेट इज फॉलिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। इन फिगर शोन, ये क्वेश्चन है, इन फिगर शोन the magnet was allowed to fall along axis of ring. What is direction of current in ring as seen from magnet, as seen from the north pole? दूसरा, as seen from the top, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, मैग्नेट गिरने लगा, ये मैग्नेट है स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, ऐसे गिर रहा है, तो मैग्नेट से देखेंगे तो क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा। सॉल्यूशन के लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सीधे सीधे लिखना है बिट नंबर ए का सॉल्यूशन। एज द नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग, एज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, कुछ समय के बाद नॉर्थ पोल घुसा और निकल गया इधर। नाउ यू आर सीइंग फ्रॉम द मैग्नेट बट द साउथ पोल इज मूविंग अवे। साउथ पोल मूव करना, अवे मूव करना, नॉर्थ पोल पास आना, बराबर चीज है। मतलब जब ऊपर से गिर रहा था, आप अगर मैग्नेट के ऊपर बैठे हो तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट। जब ये पार हो गया, नीचे जा रहा है, मैग्नेट के ऊपर बैठे हो, तब भी दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट। ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया आंसर? ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन में बदल सकते हैं कि साउथ पोल नीचे रखेंगे, नॉर्थ पोल ऊपर रखेंगे, तो आप बोलोगे ऑलवेज क्लॉकवाइज, है ना। दूसरा बीट में पूछा है एज सीन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से मैग्नेट पे आप बैठे हो और आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। जब मैग्नेट नीचे आ गया, अब मैग्नेट से दिखोगे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज। तो पहले क्या लिखेंगे इसमें? फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज। ठीक है। जो लोग मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा वो लोग देख लें दूसरा क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन प्लॉट वेरिएशन ऑफ acceleration of magnet with time। मैग्नेट का एक्सीलरेशन का वेरिएशन कैसे होगा? तो मैं ये लेता हूं एक्सीलरेशन, ठीक है, ये ले लिया टाइम एक्सिस, ये हो गया एक्सीलरेशन, और यहां पर मैं एक ऐसा लाइन लेता हूं टू शो इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब ये मैग्नेट
रिंग से काफी दूर पे था, there was a very small EMF induced or no EMF induced in the ring. तो मैग्नेट कैसे फॉल करेगा? The magnet will fall like this with acceleration g. लेकिन जैसे जैसे पास आने लगेगा, रिंग में एक इंड्यूस्ड करंट होगा, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, रोक नहीं पाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? g से कम हो जाएगा ऐसे, और एक समय आएगा जब एक्सीलरेशन फिर से g हो जाएगा, उसके बाद एक्सीलरेशन फिर से घटेगा और ये ऐसे बन जाएगा। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी लाइक दिस। सर एक्सीलरेशन घटेगा समझ में आया, लेकिन ये बीच में जी हो गया फिर से आया, क्यों ऐसे हुआ? एक समय आएगा जब आप देखोगे इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, आप देखोगे कि ये हो गया आपका मैग्नेट, और यहां से फ्लक्स ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, डिफरेंट लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर कमिंग लाइक दिस, ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, डिफरेंट लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर कमिंग लाइक दिस, जा ही नहीं रहा इसके लिए ऐसे गया, डिफरेंट लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर गोइंग लाइक दिस, है ना? एंड नाउ व्हाट यू फाइंड, दिस इज नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे ये रिंग के नजदीक आने लगेगा, आई विल ड्रॉ ए रिंग फॉर यू ऑल्सो ए रिंग, ये एक रिंग है, जब ये रिंग के तरफ गिर रहा है देखो, तो धीरे धीरे रिंग के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ने लगा है, क्योंकि पहले सिर्फ यही फ्लक्स जा रहा था, अब ये भी जाने लगा है, ये भी जाने लगेगा, जैसे जैसे रिंग बढ़े रिंग के तरफ ये आने लगेगा, आप देखोगे ये क्या हो रहा है, ये रिंग ऐसे जैसे जैसे पास लगा फ्लक्स बढ़ने लगा, एक समय के बाद आप देखोगे मैक्सिमम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द रिंग, flux passing through the ring is maximum. When flux passing through the ring is maximum, phi loop is maximum. What is d phi loop by dt? When phi is maximum, d phi loop by dt is 0. There will be no EMF. When the flux passing through the ring is maximum, EMF induced is 0 and the current is 0. So momentarily the current here becomes 0. When there is no current, there is no magnetic push or pull. So acceleration due to gravity becomes g. उसके बाद क्या हुआ, ये गिर रहा है, रिंग ऊपर नहीं जा रहा है, रिंग अपनी जगह है, ये गिर रहा है, उसके बाद क्या हुआ यूं कि ये जो रिंग है, ये जो मैग्नेट है नीचे आने लगा, फिर नीचे आने लगा, फिर से फ्लक्स घटने लगा। सो यू फाइंड द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ याद रखो, आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप याद रखने के लिए खाली इतना याद रख सकते हो, नोट दैट when the magnet is half passed through ring, phi loop is maximum, d phi loop by dt is 0, EMF is 0, current is 0. So this is the instant magnet आधा घुस जाएगा जब इसके अंदर, तब आप देखोगे ये इस पोजीशन में, एट दिस टाइम द मैग्नेट इज हाफ पास्ड थ्रू द रिंग। इस पोजीशन में हाल कैसा है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है रिंग के अंदर आधा घुस चुका है। समझ में आ रहा है? इस हाल में फिर से एक्सीलरेशन जी बन गया। तो दे विल आस्क यू द ग्राफ ओनली। मेडिकल वालों का पूछा नहीं है, जेई वालों का पूछा है, तो ग्राफ देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। सीबीएसई वालों का और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछता है, हियर इज ए कॉपर सिलेंडर, ए सिलेंडर मेड अप ऑफ कॉपर, हॉलो कॉपर सिलेंडर, और ये जो कॉपर सिलेंडर है, इस कॉपर सिलेंडर के अंदर से हम एक मैग्नेट को गिराना चाहते हैं। इफ आई अलाउ दिस मैग्नेट टू फॉल थ्रू दिस, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये डिस्टेंस है h,
ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आया। इन फिगर शोन द मैग्नेट वाज dropped through the copper cylinder. The time taken to cross it is, ऑप्शन दिया रहेगा रूट ओवर ऑफ 2h/g, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था। बी दिया है मोर देन रूट ओवर ऑफ 2h/g, लेस देन रूट ओवर ऑफ 2h/g। यू क्लियरली सी, अगर ये फ्री फॉल करता तो टाइम लगता क्रॉस करने के लिए रूट ओवर ऑफ 2h/g। जब ये सिलेंडर के अंदर से गुजरेगा, I can consider the cylinder as a combination of number of rings। ऐसे ढेर सारे रिंग हैं, सारे रिंग में EMF होंगे, सारे रिंग में कुछ करंट होगा, वो सारा जो करंट होंगे वो मैग्नेट का मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो उतना फ्रीली नहीं गिरेगा जितना फ्री फॉल में वो गिरता है, मतलब एक्सीलरेशन विल बी लेस देन g। तो नीचे आने के लिए 2h/g से ज्यादा समय लेगा। सही आंसर हुआ रूट ओवर मोर देन रूट ओवर ऑफ 2h/g। Now we are going to do another very important question, जिसका कुछ एक पार्ट आ जाता है बोर्ड एग्जाम में भी और एंट्रेंस में तो आता ही आता है। 2 आर्टिकल लिखना है। आपकी कोर्सेज ऑफ स्टडी में सिलेबस में क्लियरली लिखा है मोशन ऑफ ए लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके मेंशन किया गया है सिलेबस में। ये भी देखना है और दूसरा देखना है लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। CHSE वाले याद रखो, ये अक्सर आता है लेंजेस लॉ के ऊपर। लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको अभी हम लोग वेरीफाई भी करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका कुछ भी पार्ट आ सकता है, तो क्वेश्चन को बीट बाई बीट हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज देयर आर टू conducting suppose there are two conducting rails and one end of the rails is connected by a resistance R। ध्यान से देख लेना बेटा, लेंजेस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और उसके बाद जो करने वाले हैं। Here is a conducting wire which can slide over this। length of the wire is L। suppose ये length दिया गया है L है। this wire is pulled with a velocity v। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, the wire AB was pulled on the conducting rails with constant speed v। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कंडक्टिंग रेल को खींचेंगे, 1 बाई 1 करते हैं। ओके, व्हाट इज EMF induced in AB? ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें मालूम है, एक एक करके करेंगे हम लोग। प्रीवियस क्लास हम लोग देखें, when a conductor of length L is moving with a velocity v in a magnetic field B, the EMF induced, क्या आप कोई बताएगा क्या था फॉर्मूला? प्रीवियस क्लास किए थे, BLV। हाँ,
ये BL भी है, ठीक है। नाउ मतलब ये जो कंडक्टर है दिस कैन बी अंडरस्टूड एज लाइक दिस एन EMF। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो भाग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड यू विल सी द पॉजिटिव चार्ज इज appearing here. So this is the positive terminal, this is the negative terminal. Bit number 2. What is direction of current in the loop? Also find its magnitude. बस इतना ही पूछेंगे, हर बीट एक एक क्वेश्चन है। सोल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो EMF इंड्यूस है ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। दिस इज जस्ट बिहेविंग एज ए बैटरी, ये बैटरी जैसे बिहेव कर रहा है। ऑब्वियसली इसके चलते जो करंट होगा वो कैसे होगा वो तो पता चल गया एंटी क्लॉकवाइज। बट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप यूजिंग लेंजेस लॉ, ऐसे कर देगा, वो मेंशन कर देगा यूजिंग लेंजेस लॉ, ठीक है। अभी जो नॉलेज हमारे पास है उससे पता चला कि द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और इसको एज पर द क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बाय लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ यूज करके बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे तो पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेंजेस लॉ यूज करना है, चलिए लेंजेस लॉ यूज करते हैं। लेंजेस लॉ यूज करके डायरेक्शन जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन लेंजेस लॉ से हम निकालना चाहते हैं। ये पॉइंट को A दिया गया है, ये B दिया गया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये पॉइंट को चलो मानते हैं ये C है, ये D है, ये रेजिस्टेंस R है। क्वेश्चन में भी तो रेजिस्टेंस R दिया था ना, हाँ दिया था। नाउ यू सी when you are allowing this conductor to move, the area of the loop is increasing. Area of ABCD increases. So inward flux increases. इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, B इंटू एरिया होता है इनवर्ड फ्लक्स, B इनवर्ड है तो फ्लक्स भी इनवर्ड हुआ। इंड्यूस करेंट और बाय लेंजेस लॉ मेंशन करना पड़ेगा, बाय लेंजेस लॉ द इंड्यूस्ड करेंट opposes by producing इंड्यूस्ड करेंट कैसा फ्लक्स बनाएगा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है बाय प्रोड्यूसिंग आउटवर्ड फ्लक्स। क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करना है तो क्या करेगा, वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। नहीं तुम्हारे घर में कोई पानी भर रहा है, तुम उसको अपोज करना चाहते हो तो पानी निकाल के बाहर फेंकोगे। तुम्हारे घर में कोई पानी दे रहा है तो पानी घटा रहा है तो जबरदस्ती पानी खींच के अंदर ले लोगे, है कि नहीं, बात वही हुआ। इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग तो इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस आउटवर्ड फ्लक्स टू अपोज इट, आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। आउटवर्ड फ्लक्स बनाने के लिए करंट कैसे होना चाहिए सोचो तो, अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो ये जो करंट जाएगा यहाँ पे उसके चलते फ्लक्स तो इनवर्ड हो जाएगा। करंट को क्या होना है, एंटी क्लॉकवाइज। सो करंट इज टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कोई एक बिट पूछ लेंगे, खाली बिट A पूछ लेंगे या बिट B पूछ लेंगे, काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, इट इज EMF इन द लूप बाय रेजिस्टेंस। EMF था BLV बाय रेजिस्टेंस इज द करंट, दिस मच एम्पियर्स। सो द करंट इन द लूप विल बी BLV एम्पियर्स। आया समझ में? Bit C. Find the force required
AB को कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है? भाई कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने के लिए तो कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने के लिए फोर्स क्यों जरूरत होगा? चलो थोड़ा सोचते हैं। ये हो गया रेल, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया वायर, ये वायर को आप कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो हुआ यूं कि इसके अंदर से करंट जा रहा है और यहाँ पे भी करंट जा रहा है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है। नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स बाय लेंजेस लॉ। ये जो करंट हो रहा है क्यों हो रहा है? ईएमएफ के चलते हो रहा है। ईएमएफ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर कौन से डायरेक्शन में होगा? देखो तो बी अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स ऐसे होगा, मतलब बाय लेंजेस लॉ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आया क्या? मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हुआ, अगर ये v वेलोसिटी में जा रहा था, ऐसे फोर्स आएगा तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी में चले, इसका मतलब हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? बाय लेंजेस लॉ सॉल्यूशन, the magnetic force on AB tries to oppose the motion of AB, AB का मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। अरे हाँ, what is that magnetic force? You know formula BIL sin theta। BIL sin थीटा भूल गए होगे, मैं याद दिला देता हूँ। BIL sin थीटा, इसमें थीटा क्या था? एंगल बिटवीन B एंड IL। थीटा कितना है? 90 डिग्री। सो पता चला कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है? इट इज BIL। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इतना फोर्स आने लगेगा, तो इसको चलाए रखने के लिए भी वेलोसिटी में you have to apply an external force equal to and opposite to BIL. For constant velocity motion, for constant velocity motion, required additional force must be equal to and opposite to the magnetic force. That is, the external force required is also equal to BIL. इतना फोर्स लगाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। That is, now F is equal to BIL. The external force required is BIL. जबकि I का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, BL V by R into L. It comes out to be B square L square V by R. समझ में आया क्या? इतना भी पूछ लेंगे वो लोग। बीट नंबर सी भी खाली अकेला क्वेश्चन में आ जाएगा। बीट नंबर डी पूरा एक्सपेरिमेंट दे देगा। वेरीफाई दैट Lenz law is on the basis of law of conservation of energy। मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, ये वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? आप देखोगे जब आप इसको खींच के ले रहे हो, यू आर डूइंग सम वर्क। जो वर्क कर रहे हो, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम यू नो एनी वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रहा है। तो जो आप वर्क कर रहे हो कहाँ जा रहा है? You will see some heat is generated here. We have to prove
that the work done by this external force in moving it is equal to the heat generated here, or the mechanical power given here is equal to the electrical power developed here. समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन में। मैकेनिकल पावर, और पावर का फॉर्मूला सबको मालूम है, एफ डॉट वी होता है, यहाँ पर एफ और वी सेम डायरेक्शन में है तो एफ इंटू वी हो गया, एफ एक्सटर्नल इंटू वी। एफ एक्सटर्नल हम लोग देख चुके हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिक पावर in the resistance is I square R। I ऑलरेडी मालूम है, I square R निकालो और देखो क्या आ रहा है। If you find I square R, I is already known to you। I था BLV by R, so it is BLV by R का square into R। सिंप्लीफाई करो तो it is coming B square L square V square by R। So you see the rate at which you are doing work is equal to the rate at which heat is generated in the resistance. That is, the mechanical power spent by you in pulling the bar is equal to the electrical power developed. As P mechanical is equal to P electrical, the Lenz's law obeys conservation of energy, conservation of energy। क्या बात समझ में आया? तो ये कभी कभार ऐसे हुआ है कि 3-4 मार्क के लिए पूरा क्वेश्चन आया है सीबीएसई वालों का, ठीक है, और कभी कभी एक टुकड़ा आया है। तो जितना मैकेनिकल पावर हम स्पेंड करें उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हो रहा है, ये हमें समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज हियर इज ए हियर इज ए लाइन ए बी और एम एन, to the left of which, to the right of which there is a uniform magnetic field B। और हुआ यूं है कि इसमें हमने एक लूप को, स्क्वायर लूप जिसका साइड लेंथ L है, इसको V वेलोसिटी से बाहर खींच के निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन केस क्या है? केस ये है, a square loop is to be pulled out of a uniform magnetic field। Now bit A, bit number 1 आता है, when loop is completely inside field, find the current in the loop। सॉल्यूशन बनाएंगे। जब ये लूप कंप्लीटली फील्ड के अंदर है तो इसमें करंट क्या होगा? यू कैन डू इट यूजिंग फैराडेस लॉ और यूजिंग डी फाई लूप बाई डी टी वाला प्रिंसिपल। देखें कि यहाँ पर हर जगह बराबर मैग्नेटिक फील्ड था। ये जो वायर है, ये जो लूप है, उसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ए बी में ए बी भी मूव कर रहा है, सबको ही मूव कर रहा है वी वेलोसिटी में। ए बी में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा?
AB में EMF इंड्यूस होगा 0। क्यों? क्योंकि EMF will be induced in a conductor if it possesses certain length perpendicular to V and B. नहीं? Why so? Because the induction is because of force on the free charges. Free charges experience a force in the direction perpendicular to V and B. So if the conductor has some length perpendicular to V and B, the charges will be separated and EMF will be induced. लेकिन इसका तो कोई लेंथ नहीं है perpendicular to V and B. Rather AB is parallel to B. No EMF will be induced in AB. ठीक है? सिमिलरली CD में भी कोई EMF नहीं होगा। AB में कुछ होगा, AD में कुछ होगा, BC में कुछ होगा। AD में जितना EMF होगा, सोचो AD will behave as a battery. इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज फील्ड अंदर की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो फोर्स ऐसे होगा। दैट मींस दिस एंड विल बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज, दिस एंड विल बिहेव एज नेगेटिव चार्ज। दिस मींस दिस विल बिहेव एज ए बैटरी लाइक दिस। ये एक ऐसा बैटरी जैसे दिखने लगेगा। कौन? एडी। और बीसी के साथ भी वही है, बीसी के साथ भी वही होगा। नाउ दे आर जॉइंड लाइक दिस, विल देयर बी एनी करंट? क्योंकि इसमें जितना ईएमएफ गेन हो रहा है, घूम के आओ तो उतना ईएमएफ लॉस हो रहा है। लूप ईएमएफ इज 0, देयर बी नो करंट। ऐसे समझाने में आपको चारों का पोटेंशियल ईएमएफ के बारे में लिखना पड़ेगा, तो ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया कि करंट 0 होगा। दूसरे तरीके से लिखेंगे। दूसरे तरीके से क्या? जब ये लूप यहाँ पर था, इसके अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहा था, कितना? B × L²। जब ये यहाँ से थोड़ा इधर आ गया और फील्ड के अंदर ही है, the flux passing is BL²। that means phi loop is not changing, flux passing through the loop is constant। जब तक ये अंदर है, बाहर आने लगेगा तो flux passing through the loop will change, but as long as it is inside, phi loop is constant, so d phi loop by dt is 0, there will be no EMF। तो क्या लिखेंगे? as सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये लिखने में आसान होता है। as phi loop is equal to BL² is constant, d phi loop by dt is equal to 0, so no EMF or current develops। कोई EMF नहीं होगा, कोई करंट भी नहीं होगा। EMF क्यों नहीं होगा उसको आप दो अलग अलग तरीके से मैं बता दिया। हर एक पार्ट का EMF निकालो, जोड़ दो, लूप EMF 0 हो गया तो करंट भी 0 हो जाएगा। और फाई लूप रिमेन्स कांस्टेंट, तो d phi loop by dt is 0। कब? when the loop is completely inside the field। now I change the case। केस अब बदल देंगे हम लोग, कहेंगे कि now the loop is coming out of the field। अब ये लूप फील्ड से बाहर आने लगा है, मतलब हाल कुछ ऐसा है। मान लो कि ये है लूप, ये है वो लूप। अब इसको खींच के बाहर निकाल रहे हो और ये निकलने लगा है। एक समय में कुछ हिस्सा बाहर निकल गया है, ये हिस्सा बाहर निकल गया है और उसे दिस इज द पार्ट आउटसाइड, है कि नहीं? ऐसे कहो कि कैलकुलेट करने के लिए आसान होगा, कोई दूसरा रीजन नहीं। चलो मानते हैं कि when x length of the one side is inside the field। बिट नंबर 2 में क्या पूछा है? when loop is crossing the boundary, amen, ऑप्शन पूछा है। फाइंड EMF इन लूप। लूप में EMF क्या होगा? लूप में EMF निकालने की दो तरीका हम लोग देख चुके हैं। एक था फाइंड द EMF इंड्यूस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द लूप, मूव अराउंड वंस एंड फाइंड आउट लूप EMF, और फाइंड आउट d phi loop by dt। फाइंड आउट d phi loop by dt मींस the flux passing through this loop किस रेट में बदल रहा है। पहला तरीके में मैं करता हूं, जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जब इसको हम खींच के ले रहे हैं, AB तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, उसमें कोई EMF नहीं होगा। AD फील्ड से बाहर है, इसमें EMF नहीं होगा। AB
हैज नो लेंथ परपेंडिकुलर टू बी एंड बी, इसमें भी ईएमएफ नहीं होगा, इसमें भी ईएमएफ नहीं होगा, सिर्फ ये बीसी में ईएमएफ होगा, कितना, बीएलवी नहीं, तो एक बार घूम के आओ तो कितना ईएमएफ होगा, लूप ईएमएफ विल बी बीएलवी। लेकिन इसे समझा के लिखने में ज्यादा लंबा हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, व्हेन सॉल्यूशन एक्स लेंथ इज इनसाइड, क्या आप कह सकते हो फाई लूप क्या है, लूप फ्लक्स थ्रू दी लूप, ये लूप के अंदर से क्या फ्लक्स जा रहा है, V इंटू दिस एरिया, एरिया कितना है, ये L है, ये L x है, तो EMF क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन लूप फ्लक्स, दैट इज B इंटू L dx by dt। अरे ये v वेलोसिटी में बाहर निकल रहा है, तो dx by dt क्या हो गया, v, so it is BLV। Either way you could see that the EMF induced in the loop is BLV, either by considering the EMF on each side of the square loop or by considering phi loop and finding rate of change in phi loop। समझ में आया? अच्छा, find the EMF in the loop, bit number B। बिट बी में पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट इन लूप यूजिंग लेंजेस लॉ, बस इतना ही पूछ लेंगे, ध्यान से देखना, बस इतना ही पूछ लेंगे। वो क्या है, दिया है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है, वही पुराना फिगर है, ये m है, ये n है, बाउंड्री किधर है, और ये जो लूप है, ये लूप अभी कुछ बाहर निकल के आ चुका है। अब पूछा है बताओ ये लूप में करंट कैसे होगा यूजिंग लेंजेस लॉ। बिफोर यूजिंग लेंजेस लॉ हम लोग अपनी कन्वेंशनल तरीके से पहले देखते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। हम देख चुके हैं कि इसमें कोई ईएमएफ नहीं है, इसमें ईएमएफ नहीं है, इसमें ईएमएफ नहीं है, बीसी में कुछ ईएमएफ है, ये है बीसी। बीसी के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी, बीसी के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो दैट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, किस डायरेक्शन में, देखो बी अंदर की तरफ है, ये पॉजिटिव चार्ज बीसी के अंदर बैठे हुए इधर जा रहा है, फोर्स विल बी डाउनवर्ड, सो दिस एंड विल बी बिहेविंग एज ए हायर पोटेंशियल एंड and this end will be having a general potential end, मतलब BC will behave as a battery like this। तो बाकी किसमें कुछ भी EMF इंड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन BC में ऐसा है कि EMF हुआ, तो करंट कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज नहीं, बट हमें समझाना है यूजिंग लेंजेस लॉ। हमें पता चल चुका है यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फैराडेस लॉ दैट द करंट कैसे होगा, अगर ये EMF को यहाँ पर इमेजिन करो तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा, लेंजेस लॉ यूज करके देखेंगे, ठीक है। Solution: when loop is pulled out, इसके अंदर फ्लक्स बदल रहा है, कौन सा फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स बदल रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, एरिया घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है, तो आप कहोगे इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस, inward flux decreases, the induced current opposes Lenge's law by producing inward flux घट रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा, इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, उसको अपोज करना है, इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा, इनवर्ड क्या आउटवर्ड, घट रहा है तो उसको रोकेगा ना, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, प्रोड्यूसिंग इनवर्ड फ्लक्स, अब
इनवर्ट फ्लक्स बनाने के लिए करंट कैसे होना चाहिए सोचो, अरे ऐसे होगा तो करंट इनवर्ट होगा। सो करंट इज इनवर्ट, सॉरी क्लॉकवाइज। नाउ व्हाट इज द करंट? लूप में करंट क्या होगा? इधर लूप का ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ओह भाई कहते रेजिस्टेंस दिया नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया? ये स्क्वायर लूप ऑफ रेजिस्टेंस आर, ऑफ रेजिस्टेंस आर, स्क्वायर लूप ऑफ रेजिस्टेंस आर में तो करंट कैसे पता करोगे? ऑफ रेजिस्टेंस आर, is pulled out of a uniform magnetic field। हाँ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R दिया है, तो क्या बन जाएगा करंट? हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ वाज BLV, सो इट विल बी BLV बाय R, है कि नहीं? बिट C में what force is required to pull the loop out? With constant velocity। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच के बाहर निकालना है। क्या फोर्स की जरूरत है? क्या कोई फोर्स की जरूरत है? चलिए पहले सोचते हैं, डज इट रियली नीड ए फोर्स? क्या इसको कोई फोर्स की जरूरत है खींच के बाहर निकालने के लिए? हाँ, जब ये लूप ऑलरेडी कुछ हिस्सा बाहर आ चुका है। नाउ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द लूप। यस, लूप का कुछ हिस्सा बाहर आ चुका है और हम देख चुके हैं कि करंट इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये वाला हिस्सा पे कुछ फोर्स तो आएगा, AB पे। कैसे आएगा? B अंदर की तरफ है, AB ऐसा है तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। इसके ऊपर भी कुछ फोर्स आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। और इसके ऊपर, ये तो फील्ड से बाहर है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा। सो ऑन दिस देयर विल बी ए मैग्नेटिक फोर्स लाइक दिस, ऑन दिस देयर विल बी ए मैग्नेटिक फोर्स लाइक दिस। ऑन BC कैसा आएगा मैग्नेटिक फोर्स? करंट नीचे की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स ऐसा होगा, देयर विल बी ए फोर्स लाइक दिस। क्यों ऐसा है? लेंजस लॉ है महाराज, क्योंकि आप खींच के निकाल रहे हो, उसके लिए करंट हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो द नेट फोर्स ऑन द लूप इज द फोर्स ऑन BC। समझ में आया? क्या लिखेंगे? बाय लेंजस लॉ द नेट फोर्स on loop is opposite to velocity and जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लिखना चाहिए था, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, नेट मैग्नेटिक फोर्स, magnetic force is opposite to velocity. And what is that magnetic force? That is force on BC. What is that? BIL sin 90, same as BIL. So what external force is required to maintain constant velocity motion? हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए? वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन, यू कॉल इट द एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेम BIL। तो इतना फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा। आई ऑलरेडी मालूम है, निकाल चुके हैं, डालो तो आपको मिल जाएगा। सो द फोर्स रिक्वायर्ड इज BIL।
force required is BIL. पहले से हम देख चुके हैं कि I was BLV by R. Putting it here, it is coming out to be B square L square V by R. This is the external force required. ये था ऑप्शन सी, पॉइंट सी. पॉइंट डी, verify that work done in pulling the loop out is equal to heat generated. कैसे वेरीफाई करना है? बाय लेंजेस लॉ, यू नो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरीफाई लेंजेस लॉ, प्रूव दैट लेंजेस लॉ इज, और वेरीफाई दैट लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हमें प्रूव करना है कि इसको खींच के निकालने में जो वर्क करना पड़ेगा उतना ही हीट जनरेट होगा. खींच के निकालने में क्या वर्क करना पड़ेगा, कितना दूर खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अंदर था कोई करंट नहीं था, फोर्स नहीं था, निकलना शुरू हुआ तभी फोर्स आया. कितना दूर खींचना पड़ेगा, एल डिस्टेंस खींचना पड़ेगा नहीं. तो वर्क डन क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, वर्क डन इन पुलिंग आउट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू एल. डालो वैल्यू कितना आता है. एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी वी हैव सीन, b square l square v by r into l is giving you b square l cube v by r. This is the work done. नहीं, ये बात है. हमें निकालना है what is the heat generated. Heat generated you know is given by I square RT. Resistance is R, current passing is I. T सेकेंड के लिए जाएगा तो कितना हीट जनरेट होगा, I square RT. ठीक है, तो हमें निकालना है what is the heat generated. लेकिन इसके लिए क्या I मालूम है? हाँ मालूम है. R वो तो दिया हुआ है. T is the time for which the current was flowing. कब तक करंट फ्लो कर रहा था? जब तक EMF था. EMF कब तक था? जब तक फ्लक्स बदल रहा था. कब तक फ्लक्स बदल रहा था? जब तक वो निकल रहा था. पूरा निकल गया तो there was no change in flux. तो निकलने के लिए जो समय लगा, for that period only the current was circulating. तो क्या लिखेंगे, time taken to come out बाहर आने के लिए कितना समय लगेगा. अरे उसको L डिस्टेंस आना है, वो भी v स्पीड में. so this is equal to T. time taken to come out is L by V. heat generated is equal to I square RT. I square क्या था? I था BLV by R का स्क्वायर into R. T था L by V. सिंप्लीफाई करो, it is coming B square L cube V R V by R. So what you observe? Work done is equal to heat generated. क्या बात समझ में आ रहा है? जितना वर्क हुआ निकालने में उतना हीट जनरेट हुआ. तो लेंजेस लॉ कौन सी महान चीज की काम है, नाम है, समझ में आया? लेंज सुन के तुम लोग हंस रहे होगे कि कैसा नाम है. देखो काम कैसा है, नाम पे क्या रखा है. कौन बोल रहा था? गजोधर. कौन बोले थे नाम में क्या रखा है? क्या तुम लोग शेक्सपियर नहीं पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़े हो क्या? तुम लोग क्या पढ़ते हो फिर? ठीक है, शेक्सपियर बोले थे नाम में क्या रखा है. वो गजोधर को बोले थे, गजोधर मेरे को बोला था. तो नाम में क्या रखा है मेरे को पूछने से मैं बोलता हूँ गजोधर बोला था. ठीक. तो दिस इज ऑल अबाउट लेंजेस लॉ वी हैव सीन. नाउ लेट अस सी हाउ सफिशिएंट टाइम है. सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन.
इसको समझने से पहले हमें जितना अभी तक समझ में है उसको कंक्लूड करना है, समराइज करना है, असेंबल करना है, लेंजेस लॉ, फैराडेस लॉ को इनकॉर्पोरेट करना है। तो क्या दिखेंगे? पहला चीज हमें समझ में आना चाहिए, इफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू a coil is changing, then EMF induced in the coil is given by EMF is equal to d n d phi by dt। प्रीवियस क्लास हम लोग देखें, एक्सक्यूज मी, हाँ मैं माइक्रोफोन निकाल के भी खा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, माइनस एन डी फाई बाई डी टी में एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये नेगेटिव साइन इज बाय लेंजेस लॉ। नेगेटिव साइन कहां से आया, फ्रॉम लेंजेस लॉ। समझ में आया? तो कोई पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड, यू राइट इट इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी। व्हाई? बिकॉज लेंजेस लॉ, फैराडेस लॉ दोनों को लेके हम लोग इसको बनाएंगे। बाय फैराडेस लॉ इट इज एन डी फाई बाई डी टी, लेंजेस लॉ इट इज ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। कहने का मतलब हुआ फाई अगर बढ़ रहा होगा तो डी फाई विल बी पॉजिटिव, फाई टू माइनस फाई वन। फाई अगर घट रहा होगा डी फाई विल बी नेगेटिव, फाई टू माइनस फाई वन विल बी नेगेटिव। तो व्हेन फाई इज इंक्रीजिंग डी फाई बाई डी टी इज पॉजिटिव, ईएमएफ इज नेगेटिव, फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रहा है। और ये फाई इज नेगेटिव, फाई इज डिक्रीजिंग, डी फाई बाई डी टी इज नेगेटिव, ईएमएफ इज पॉजिटिव, फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। टू इनकॉर्पोरेट दैट ऑपोजिशन फैक्टर हम लोग ये माइनस साइन को यहाँ पर लिए हैं। बुक में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन को थोड़ा सा लिखा है, लेकिन बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड वाले अक्सर ध्यान देते हैं वो सारे चीजों को जो आपको माइनर क्लासेस में नहीं पढ़ाया गया है। जैसे एंटायर ऑप्टिक्स में जो चीजें माइनर क्लासेस में पढ़ ली हो उसको वो लोग इग्नोर कर लेंगे। दे विल नेवर आस्क यू टू राइट ओम्स लॉ। माइनर क्लास में पढ़े हो, है ना? यहाँ पर पूछेंगे क्या, पोटेंशियोमीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब चीजें पूछेंगे ज्यादा। पॉइंट नंबर 2, the EMF induced in a coil due to change in its own current is called self induction। कोई कॉइल के अंदर से करंट जा रहा है, यू हैव सीन ए सोलेनोइड, करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होगा। अपना करंट के बदलाव के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए कॉइल and some current I is going through it, which is producing some amount of flux. Suppose small l is the length of the coil and area of the coil is A. A is the area of the coil. A is the area of the coil. ये जो एरिया है ये A है, ठीक है। तो what is self-inductance? The property of a coil by virtue of which it develops an EMF across its terminals due to change in its own current is called self-inductance. The EMF induced is called self-induced EMF, ठीक है ना? अच्छा, let
A is area of coil, L is length of coil, N is number of turns, I is current. Then B, filled inside coil. हम लोग सोलेनॉइड की केस में किए, कितना होता था याद होगा, म्यू एन आई बाई एल ऐसे होता था. 5, फ्लक्स थ्रू कॉइल कितना हो जाएगा, बी इंटू एरिया. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंटू एरिया इज द फ्लक्स. सो बी इंटू एरिया करो तो ये आ जाता है म्यू एन आई ए बाई एल. ओके, अब इसमें म्यू एन ए एल सारी चीज कांस्टेंट है, और जब तक आई कांस्टेंट है फ्लक्स भी कांस्टेंट है. किसी कारण से आई बदल गया, मान लो ये डीसी नहीं एसी लगा दिए, करंट चेंजिंग, तो करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होगा. तो क्या ईएमएफ होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी विथ माइनस साइन हियर. नहीं, अब इसमें फाई का वैल्यू हम अभी अभी देख चुके हैं. फाई क्या था, म्यू एन आई ए बाई एल. इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर ले आओ मिलेगा माइनस ऑफ म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी. ठीक है, तो what is self induction? We have seen the induction of EMF due to change in its own current. यहाँ पर एक टर्म आ रहा है कि जो EMF है it is proportional to rate of change in current. अगर करंट कांस्टेंट है तो EMF कांस्टेंट है ना, सॉरी EMF जीरो है. करंट कांस्टेंट होगा तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा. EMF जीरो है, करंट बदल रहा है तो देयर विल बी EMF. तो इसको हम लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू माइनस एल, कैपिटल एल डी आई बाई डी टी. जो कांस्टेंट है वो माइनस एल आया. सो एल क्या है, एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. What is self inductance? It is the property of a coil by virtue of which it produces an EMF across its terminals when the current through it changes, and the EMF induced is proportional to rate of change in current. समझ में आया क्या? तो L हो गया डी, L हो गया क्या, अगर कंपेयर करेंगे तो इसके साथ क्या मिला था, EMF मिला था ये, और यहाँ पर मिला ये, दैट इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल. समझ में आया क्या? तो नो वन विल आस्क यू टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन. तो जितना अभी तक देखे उसको समराइज करके सिंगल लाइन में लिखेंगे. क्या आपको याद रखना है, व्हेन करंट थ्रू ए कॉइल चेंजेस, थ्रू ए कॉइल चेंजेस, an EMF is induced. In it, which is proportional to
rate of change in current EMF is proportional to di by dt, or you write this as EMF is equal to minus L di by dt. ये माइनस साइन क्यों है? हम लेंजेस लॉ, L is called coefficient of self induction, वैल्यू होता है म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, यूनिट होता है हेनरी, यूनिट होता है हेनरी, है ना? हाउ यू डिफाइन 1 ohm resistance? When it is equal to the potential difference across a wire when 1 ampere current passes through it. कोई वायर में अगर 1 ampere करंट जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? I इंटू आर, आई हो गया 1, तो V इज इक्वल टू आर. सो R इज V बाई I. R इज गिवन बाय V बाई I. इट इज नॉट डिफाइंड एज, इट इज गिवन बाय V बाई I. Defined as the property by virtue of which it opposes the change in current through it. समझ में? Similarly, how you define capacitance? The property by virtue of which it stores electrostatic potential energy in alignment of electric dipoles. How it is given by Q by V. नहीं? R is given by V by I, C is given by Q by V. Similarly, L is given by this formula, but then what is L? If you see, ये जो हमारा L था, ये क्या था? म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल में ऊपर एक आई नीचे एक आई मल्टीप्लाई कर देता हूं. एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, ऊपर आई नीचे आई. नाउ व्हाट डज दिस म्यू एन आई बाई एल रिप्रेजेंट? ये जो म्यू एन आई बाई एल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बी. ये बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड. तो आप कहोगे इट इज बी ए एन बाई आई. बी इंटू ए क्या है? फाइव. सो इट इज एन इंटू फाइव बाई आई, जिसको आप कहोगे वेबर टर्न पर एम्पियर. ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हो. व्हाट इज रेजिस्टेंस यूनिट? यू से ओम, और यू कैन से इट इज वोल्ट पर एम्पियर, ऐसा भी कह सकते हो. सो व्हाट यू फाइंड? L is given by N phi by I. L is given by N phi by I. तो यहाँ पर मेडिकल वालों के लिए चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस. इट इज डिफाइंड एज वेबर टर्न पर एम्पियर. मतलब कोई एक कॉइल में 1 एम्पियर करंट पास करवाएंगे. व्हाट इज द फ्लक्स डेवलप्ड? अगर 5 फ्लक्स डेवलप हुआ, N इंटू 5 बाई I गिव्स यू दी क्या? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. समझ में आया क्या? When 5 flux, when I ampere current passes through a coil, suppose the flux passing through the coil is 5, and if there are n number of turns, then what is the self inductance of this coil? N phi by I. But interestingly, L does not depend upon phi and I. जैसे हमारा R था V by I, C था Q by V, यहाँ पर L आ गया N phi by I. V और I को बदलने से R नहीं बदलता है, Q और V को बदलने से C नहीं बदलता है. ये एप्सिलॉन बाय D होता था. ये phi और I को बदलने से L नहीं बदलेगा, क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. phi I को डबल करोगे phi डबल हो जाएगा, V को डबल करोगे I डबल हो जाएगा. तो ये प्रोपोर्शनल. ये R का वैल्यू क्या था? रो L बाई A. ये A एप्सिलॉन बाय D, डिपेंडिंग ऑन टिपिकल केसेस. ये म्यू n स्क्वायर A बाई L. कहने का मतलब है ये जो 3 बेसिक पैरामीटर है, दे डिपेंड ऑन द फिजिकल डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सोलेनॉइड और ऑफ द मटेरियल. ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितने टर्न्स है, कितना लंबा है, कितना मोटा एरिया है, कितना करंट जा रहा है, उससे कोई डिपेंडेंस नहीं है. ध्यान रहे कि L इज इंडिपेंडेंट ऑफ I. समझ में आ रहा है क्या? याद रखना है
L is independent of I. It depends on dimension of the coil and nature of core. कोर का मटेरियल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉइल। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग देख रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। ये आया म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएगा। दे मे आस्क यू एट मोस्ट व्हाट इज द फॉर्मूला। समझ में? इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। मेडिकल एंट्रेंस वालों को पूछेंगे कोई कॉइल था उसमें 100 टॉर्क्स थे, when 2 ampere current was passed, 20 milliweber flux was developed. What is the self inductance? N5 by I. ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट में कहाँ था ये पॉइंट नंबर 2 गया, पॉइंट नंबर 3 ये आया, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। E is equal to minus L di by dt। E क्या है? EMF। EMF is minus L di by dt। सीधे सीधे क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, हाँ, तो EMF is minus L di by dt। ये माइनस साइन क्या है? is for लेंजेस लॉ। कहने का मतलब है, सपोज हम कहेंगे कोई एक कॉइल है और इस कॉइल में मान लो कि हम कोई करंट पास कर रहे हैं, इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस है L। I arrange a similar arrangement here also nearby। अगर हम कहेंगे इसमें I is increasing, सपोज करंट को हम बढ़ा रहे हैं, तो EMF तो होगा ही। जो EMF होगा वो क्या करेगा? बाय लेंजेस लॉ इट विल अपोज। करंट बढ़ रहा है, वो करंट को उल्टा भेजने की कोशिश करेगा। उल्टा भेजने के लिए क्या होगा? यहां पर होगा पॉजिटिव साइन और यहां पर होगा नेगेटिव साइन। योर माइनस L di by dt विल बी समथिंग लाइक दिस। माइनस L di by dt विल बी लुकिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव पोलैरिटी ऐसे हुआ, नेगेटिव ऐसे हुआ, मतलब इट इज ट्राइंग टू सेंड ए करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में सपोज I इज डिक्रीजिंग, I डिक्रीज कर रहा है, तो EMF जो इंड्यूस होगा वो कोशिश करेगा कि करंट को बढ़ाए, तो इधर करेगा पॉजिटिव पोलैरिटी, इधर करेगा नेगेटिव पोलैरिटी। समझ में आ रहा है? तो I अगर डिक्रीज कर रहा है di by dt विल बी नेगेटिव, तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। I अगर इंक्रीज कर रहा है di by dt विल बी पॉजिटिव। अरे dy by dx में क्या होता है? ये होता है y2 minus y1 by dx नो। अगर y बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, y घट रहा है दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, है कि नहीं? अच्छा, तो अकॉर्डिंगली द पोलैरिटी चेंजिंग। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? वो ऐसे क्वेश्चन देंगे कि दो किस्म की क्वेश्चन आते हैं। पहला हुआ द करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ 20 मिली हेनरी इज गिवन बाय I is equal to 4t square plus 60 amperes। Find EMF in coil at t is equal to 1 second। बस कितना सिंपल है, L di by dt करना है।
EMF will be L di by dt. You need not write the minus sign. Minus sign is indicative of the polarity. कितना EMF होगा, कौन सा पोलैरिटी होगा, कैसे होगा, किधर से करंट घुस रहा है, इधर से घुस रहा है, किधर से घुस रहा है, कुछ तो दिया नहीं है, बस दिया है ऐसे। तो आप कहोगे इसके केस में EMF क्या हो जाएगा, EMF will be सीधे सीधे लिखना है L di by dt। सर माइनस क्यों नहीं लिखे, नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ द पोलैरिटी। L दिया है 20 मिली हेनरी, तो इसको 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 हेनरी करो। di by dt, I is this, di by dt will be 8t plus 6। कब निकालना है, at t is equal to 1 में डाल के देखो, जो कि 14 इंटू 20 is 280 इंटू 10 पावर माइनस 3 is 0.28 volt। So EMF in the coil will be 0.28 volts। क्या बातें समझ में आ रहा है? You are able to follow it। क्या बात समझ में आया? ठीक है, दूसरी क्वेश्चन इसकी सम से आता है। मान लो कि द करंट पासिंग थ्रू ए वायर इज गिवन लाइक दिस, ऐसे करके दिया। द करंट थ्रू ए वायर इज थ्रू ए कॉइल इज गिवन लाइक दिस, और यहाँ पर सब डाटा दिया हुआ है। कैसे डाटा दिया है, यहाँ का डाटा दिया है, टाइम यहाँ का दिया है। सपोज दिस इज गिवन 2 seconds, दिस इज से 5 seconds एंड दिस इज 10 seconds, और इसमें ये दिया है 4 एम्पियर। द current through a coil of 100 millihenry is shown। Find or draw EMF across it। कोई कॉइल है जिसके अंदर से ये करंट जा रहा है और हमको पूछा गया है कि EMF ड्रॉ करके दिखाओ, कैसा EMF होगा। t सेकंड में दिया है, ठीक है। आप जानते हो कि जो EMF है वो है माइनस L di by dt। सर कब लिखते हैं, कब छोड़ देते हैं? अरे यहाँ पर करंट को पॉजिटिव दिया, मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया है, नीचे ले लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमें EMF को भी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दिखाना जरूरी है विद द सेम कन्वेंशन, नहीं? अच्छा, तो L di by माइनस L di by dt दैट इज इक्वल टू माइनस L टाइम्स di by dt। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, स्लोप ऑफ दिस फॉर टाइम लाइन बिटवीन 0 to 2। आपका EMF कितना हो जाएगा, दिया है 100 मिली हेनरी इंटू स्लोप कितना है, व्हाट इज द स्लोप, यू विल से द स्लोप इज कहां से कहां के बीच में, 0 से 2 के बीच में, ये तो पॉजिटिव स्लोप है। कितना है, 4/2, इट इज 4/2। So it is 200 into 10 power minus 3 volt। अच्छा, for time line between 2 to 5 इस पीरियड में I is constant, di by dt और is 0, slope is 0, तो आप कहोगे EMF is 0 क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 है। For time line between 5 to 10
5 से 10 के बीच में क्या होगा, EMF विल बी अगेन कितना, माइनस एल इंटू स्लोप, माइनस एल मतलब माइनस ऑफ, वही यहाँ पर मैं माइनस एन को छोड़ दिया हूँ, इजंट इट, पहले वाले में डी स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पर माइनस एन में छोड़ दिया हूँ, लिखना चाहिए था, यस इट इज माइनस ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। यहाँ पर माइनस इंटू स्लोप, माइनस एल मतलब 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, स्लोप कितना है, ये नेगेटिव स्लोप है, कितना है 4/5, 4/5 इज द स्लोप, tan थीटा होता है, नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है ना, तो ये 4/5 होता है 0.8, सो इट इज माइनस ऑफ 0.8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मिला 80 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट। अब प्लॉट करके देखते हैं, ये जोन में सेम स्केल में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम EMF की बात कर रहे हैं, 0 to 2 में स्लोप वाज नेगेटिव, सो द EMF वाज नेगेटिव, सो गोइंग लाइक दिस। ये पीरियड में 0 था तो ये हो गया 0, और ये पीरियड में ये पॉजिटिव था, कितना था 80, हाँ तो ये 80 हुआ, और उसके बाद कोई करंट नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, ये हो गया कितना ना 200 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये हो गया 80 इंटू 10 पावर माइनस 3, यू कैन राइट द वैल्यूज, मेरे पास स्पेस नहीं लिखने के लिए, नहीं लिख रहा हूं इसलिए, ये आपकी बोर्ड की क्वेश्चन है, हाँ लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे इसको, माइनस ऑफ 200 मिली वोल्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 80 सॉरी प्लस ऑफ 80 मिली वोल्ट, खत्म कहानी। क्या समझ में आ रहा है? समय नहीं पूरा हो पाया, नहीं तो मैं आपको अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी करवा देता, अगले क्लास के लिए कुछ चीजें छोड़ देते हैं, विल सी टू इट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्या मैं समझा पाया सबको व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? पूरा समरी बता देता हूं, पूरा देख के दिमाग गर्म हो गया होगा। क्या याद रखना है? पहला हुआ डेफिनेशन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? The property of a coil by virtue of which it develops an EMF in it due to change in due to change in its own current। अरे यार ठंडा हो रहा है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, self inductance is independent of current passing through, depends upon dimensions mu n square a by l, unit होता है हेनरी, and the EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change in its own current। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।